नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न जीडीसी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और जो भी विद्यार्थी जीडीसी की परीक्षा दे रहे हैं या आने वाली टीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं और आगे 14 जून को जीआईसी का प्री भी है, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए यह क्लास बहुत ही उपयोगी होने वाली है, क्योंकि प्रश्नों के साथ मैं व्याख्या करूंगी जिनसे और भी तथ्य आपको देखने को मिलेंगे और भी प्रश्न तैयार होंगे, यानी एक प्रश्न के साथ हमें कई प्रश्न तैयार होते मिलेंगे। तो क्लास को अच्छी तरीके से देखिए, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? इसमें भारतीय और पाश्चात्य नाटक पद्धतियों का सुंदर समन्वय हुआ है। इसमें गुप्त साम्राज्य की स्थितियों का चित्रण हुआ है। स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है। यह कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से प्रसाद के प्रमुख नाटकों में इस नाटक की गणना की जाती है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत कथन है। सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है। यह असत्य कथन है, क्योंकि तलाक और पुनर्विवाह की समस्या का चित्रण हमें ध्रुव स्वामिनी में देखने को मिलता है। ठीक है, बात कर लेते हैं स्कंदगुप्त नाटक की। स्कंदगुप्त नाटक जो है यह 5 अंकों का नाटक है, यानी कि इसमें कितने अंक हैं? इसमें है 5 अंक। दृश्यों की संख्या पूछी जाती है परीक्षाओं में कि में कितने दृश्य हैं, तो दृश्यों की संख्या है 33 दृश्य हैं। प्रथम अंक में 7 दृश्य हैं, द्वितीय अंक में 7 दृश्य हैं, तृतीय अंक में 6 दृश्य हैं और चतुर्थ अंक में 7 दृश्य हैं और पंचम अंक में भी 6 दृश्य हैं। और गीतों की संख्या भी पूछ ली जाती है। तो स्कंदगुप्त नाटक में कितने गीत हैं? गीत हैं इसमें 17 गीत हैं और इसमें राष्ट्रीयता की शिक्षा देना इसका उद्देश्य रहा है जयशंकर प्रसाद का। दूसरा प्रश्न देखते हैं, किसकी कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है? कृष्णा सोबती, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या भीष्म साहनी? किसकी कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है? सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को देख लेते हैं। इनके नाटकों को क्रम से लगाने वाले प्रश्न बन जाते हैं। तो सबसे पहले आता है इनका नाटक सज्जन 1910 में। उसके बाद आता है इनका नाटक कल्याणी परिणय। इसका समय कब है? कल्याणी परिणय का समय है 1912। इसके अलावा करुणालय है 1913 में। करुणालय 1913 में है। प्रायश्चित है 1914 में। इसके अलावा राजेश्री की बात करें, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक रहा है यह, राजेश्री 1915 में। इसके अलावा विशाख जो इनका प्रथम प्रौढ़ नाटक माना जाता है, विशाख, इसका प्रकाशन वर्ष है 1921 ईस्वी और यह जयशंकर प्रसाद का प्रथम प्रौढ़ नाटक है। इसके अलावा इनका एक नाटक क्रम से लगाने वाले प्रश्नों में आता है अजात शत्रु। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। जन्मेजय का नागयज्ञ है 1926 में। कामना है 1927 में। कामना 1927 ईस्वी में। स्कंदगुप्त है 1928 ईस्वी में। एक घूंट जो कि हिंदी की प्रथम एकांकी मानी जाती है, वह है 1929 ईस्वी में ही। और ध्रुव स्वामिनी है 1933 ईस्वी में। एक इनका नाटक है अग्निमित्र नाम से। अग्निमित्र बहुत ही कम पुस्तकों में मिलता है यह। अग्निमित्र है, यह अपूर्ण है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक अपूर्ण है? यह है अग्निमित्र। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी के रूप परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार के होते हैं। मानक हिंदी में केवल एक वचन होता है। मानक हिंदी की वाक्य संरचना में सामान्यतः पहले क्रिया, फिर कर्ता और अंत में कर्म आता है। मानक हिंदी में 10 कारकों के लिए विभक्ति चिन्ह निश्चित हैं। कौन सा कथन सही है यह बताना है। सही उत्तर है विकल्प ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 है,
रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है? अर्जुन और द्रौपदी का, भीष्म और युधिष्ठिर का, देश की जनता का या राधा और कृष्ण का? सही उत्तर हो जाएगा भीष्म और युधिष्ठिर का, यानी कि विकल्प बी से उत्तर हो जाएगा। बी, हाँ बी, और ये इसको सी कर लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ कुरुक्षेत्र जो रचना है इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी और यह एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है जिसमें सर्गों की संख्या है 7। कितने सर्ग हैं कुरुक्षेत्र में? 7 सर्ग हैं। इसका नायक कुरुक्षेत्र है। नायक का नाम पूछ लिया जाता है इसमें, तो कुरुक्षेत्र ही नायक है। और इसकी पृष्ठभूमि द्वितीय विश्व युद्ध है। तो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित है? तो यह कुरुक्षेत्र है। यह एक प्रगतिवादी रचना है और इसे आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। जब यहाँ पर बात हो रही है रामधारी सिंह दिनकर की, तो इनकी एक रचना है उर्वशी, और इसको देख लेते हैं। यह 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह भी एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है जिसमें अंकों की संख्या है 5। ठीक है। 1972 ईस्वी में इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था और उसी रचना को, और इसमें काम एवं अध्यात्म के द्वंद्व का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? अभिव्यक्ति, नाटक, कविता या कहानी? हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे रामचंद्र शुक्ल ने कविता कहा है। यहाँ आगे बढ़ने से पहले हम पिछले वाले प्रश्न पर चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आगे मैं बता रही हूँ क्यों महत्वपूर्ण है। परशुराम की प्रतीक्षा, यह रचना प्रकाशित हुई थी 1963 ईस्वी में, और यह जो रचना है यह भारत और चीन के युद्ध पर आधारित है। ठीक है। भारत चीन युद्ध पर आधारित यह रचना है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है रचना क्योंकि अभी हाल ही में जो पीजीटी की परीक्षा हुई उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जो है वह भारत चीन युद्ध पर आधारित है। तो यह जो रचना है यह काव्य संग्रह खंड काव्य है। इसमें 18 कविताएं देशभक्ति से संबंधित हैं। यह जो है भारत और चीन के युद्ध पर भी आधारित रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, सामान्य तौर पर कर्ता, क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं? शब्द, पद, शब्दों का समुच्चय या वाक्य? सही उत्तर है वाक्य। सामान्य तौर पर कर्ता, क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, क्या भूलों का याद करूं में किस रचनाकार की आत्मकथा है? महादेवी वर्मा, निराला, हरिवंश राय बच्चन, पांडेय, बेचन शर्मा, उग्र? आसान सा प्रश्न है। सही उत्तर है हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। इन्होंने अपनी आत्मकथा 4 भागों में लिखी थी और इसमें से क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हरिवंश राय बच्चन की प्रथम कविता अगर परीक्षा में पूछ ली जाए तो वो कौन सी है? इनकी प्रथम कविता है पुष्प। यह इनकी प्रथम कविता है 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। किस रचना पर मिला है? हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टाने, दो चट्टाने रचना पर 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यह रचना कब प्रकाशित हुई थी? 1965 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी, दो चट्टाने, और 1968 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। कबीर की यह पंक्ति है और यह किस राग में है यह बताना है आपको। अब तक तो यह पूछा जाता है कि यह किसकी पंक्ति है और हम बताते हैं कि यह कबीर की पंक्ति है, लेकिन अभी आपको इसमें राग बताना है। राग भैरवी, राग मल्हार, राग वसंत, राग गौड़ी?
से उत्तर है विकल्प डी राग गौड़ी। इन पंक्तियों में राग गौड़ी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस युग की कविता के लिए कहा गया है? छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता। से उत्तर हो जाएगा छायावाद। छायावाद के लिए स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, पारिभाषिक शब्द से क्या अभिप्राय है? ठीक है, जिन शब्दों के सहारे बातचीत की जा सके, जिस शब्द का प्रयोग साहित्य में किया जा सके, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में विशिष्ट और निश्चित अर्थबोध के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द, जिनकी परिभाषा दी जा सके, या भाषा की सार्थक स्वतंत्र इकाई। पारिभाषिक शब्द से क्या अभिप्राय है? सही उत्तर है ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट और निश्चित अर्थ बोध देने के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द, जिनकी परिभाषा दी जा सके। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है? श्री सीता राम संवाद, श्री शिव पार्वती संवाद, श्री राम भरत संवाद, या श्री राम वाल्मीकि संवाद। इसमें से कौन सा संवाद अयोध्या कांड में नहीं है? राम सीता संवाद, शिव पार्वती संवाद, राम भरत संवाद, या राम वाल्मीकि संवाद। सही उत्तर है शिव पार्वती संवाद अयोध्या कांड में नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं? बुंदेलखंडी, खड़ी बोली, मध्य प्रदेश, या पश्चिमी हिंदी। मध्य प्रदेशीय बोली। सही उत्तर है पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12, यह पूरी की पूरी साहित्य लहरी संदेहास्पद रचना है। यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का, या डॉक्टर बच्चन सिंह का। यह जीटीसी की परीक्षा का पिछला जो हम ये सॉल्व कर रहे हैं, ये जीटीसी के पिछले वर्ष के प्रश्न है। लेकिन ये जो प्रश्न है ना, ये मैंने बीच में डाले हैं। कोई बहुत ही छोटा सा आसान सा प्रश्न था, तो उसको मैंने यहाँ पे हटा दिया और यहाँ पे एक अलग से प्रश्न रखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा मुझे, क्योंकि साहित्य लहरी को संदेहास्पद रचना किसने कहा है, यह पूछा जा सकता है। तो यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। विकल्प बी से उत्तर हो जाएगा। यह पूरी की पूरी साहित्य लहरी संदेहास्पद रचना है, इन्होंने कहा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं। मैला आंचल किस श्रेणी का उपन्यास है? सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, आंचलिक। अब ये भी एक आसान सा प्रश्न है, लेकिन हम कुछ यहाँ पर कुछ तथ्यों को जान लेंगे, जो अलग से प्रश्न बने तो उसे हम हल कर सकें अगले आने वाली परीक्षाओं में। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंचलिक उपन्यास, मैला आंचल आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। मैला आंचल प्रकाशित कब हुआ था? 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके प्रथम खंड में कितने अनुच्छेद हैं? प्रथम खंड में इसके हैं 44 परिच्छेद, माफ कीजिएगा अनुच्छेद नहीं परिच्छेद, और द्वितीय खंड में इसके 23 परिच्छेद हैं। तो कुल कितने परिच्छेद हुए? 67 परिच्छेद हुए। अगला प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई थी? राजगोपालाचारी के, बाल गंगाधर तिलक के, महात्मा गांधी के, या बाबूराव विष्णु पराड़कर के। सही उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? कवि वचन सुधा, धर्मयुग, कल्पना, या सारिका पत्रिका। 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? और यह पत्रिका थी कवि वचन सुधा। 1968 से यह प्रकाशित होना शुरू हुई। कहां से? काशी से यह प्रकाशित होती थी। और यह पत्रिका थी पहले साप्ताहिक, उसके बाद थी यह पाक्षिक, यानी कि 15 दिनों पर एक बार, और उसके बाद यह थी मासिक। ठीक है, तो यह इस तरह से यह साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक तीनों प्रकार की पत्रिका हो जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है?
चिंता, लज्जा, श्रद्धा, आशा। कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है? जितने भी विद्यार्थी हैं कामायनी के 15 के 15 सर्गों के नाम पता होने चाहिए। इस परीक्षा में प्रश्न जरूर बनते हैं। या तो क्रम पूछ लिया जाता है या तो कौन सा सर्ग है, संख्या पूछी जाती है कि कौन से नंबर पे का कौन सा नाम है। जैसे कि यहाँ प्रथम सर्ग का नाम है चिंता, यानी विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। सभी सर्गों के क्रम इस प्रकार है: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। 15 के 15 ऐसे लाइन से आप याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। 15 के 15 सभी याद होने चाहिए। दोबारा बोलती हूँ, सुन के याद होता है: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 को देखिए। तोमर मात्रिक समछंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 10, 9 या 11? इस तरह का प्रश्न पीजीटी की परीक्षा में अभी हाल ही में पूछा गया था अहिर छंद के बारे में। तोमर सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती हैं, यानी कि विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा और अंत में गुरु और लघु का क्रम होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध किस श्रेणी में आते हैं? साहित्य सिद्धांत संबंधी, विचारात्मक, साहित्य समीक्षा संबंधी या भाव या मनोविकार संबंधी? श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, भाव या मनोविकार संबंधी निबंधों में आते हैं। साहित्य सिद्धांत संबंधी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है रस मीमांसा। ठीक है, रस मीमांसा। और इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1949 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 है। किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? सगुण काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा या संत काव्य धारा? किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? आसान सा प्रश्न है। संत काव्य धारा में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है? अपने को नियामक और कर्ता समझने वाली बलवती स्पृहा उससे बेकार कराती है। स्कंदगुप्त नाटक का यह कथन किस पात्र का है? कुमारगुप्त, चक्रपालित, नागरिक या स्कंदगुप्त? सही उत्तर है स्कंदगुप्त। यह परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। लेकिन एक कथन है जो मैं बताना चाहती हूँ जो आ सकता है परीक्षा में। कुमारगुप्त कहता है, ये जो कुमारगुप्त है यह कहता है कि तुम्हारी लंका में अब राक्षस नहीं रहते, क्यों धातुसेन? इस तरह का यह कथन है। और थोड़ा सा लक्षणा में यह कहा गया है तुम्हारी लंका में अब राक्षस नहीं रहते, तो इस तरह से यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे याद रखिएगा। कुमारगुप्त का कथन है तुम्हारी लंका में अब राक्षस नहीं रहते, क्यों धातुसेन? प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। महाकवि दंडी के पिता का क्या नाम था? वीरदत्त, दत्तक, नारायण या श्री हीर? महाकवि दंडी के पिता का क्या नाम था? यह भी मैंने प्रश्न अपनी तरफ से डाला हुआ है। यहाँ कोई आसान सा प्रश्न था जिसे मैंने हटा दिया, क्योंकि संस्कृत रचनाओं के रचनाकारों के जो पिता के नाम है वह परीक्षाओं में आजकल पूछे जा रहे हैं। अभी पीजीटी की परीक्षा में हाल ही में पूछा गया था। महाकवि दंडी के पिता का क्या नाम था? सही उत्तर हो जाएगा इसका वीरदत्त। महाकवि दंडी के पिता का नाम था वीरदत्त। दत्तक जो कि पूछा गया था अभी पीजीटी की परीक्षा में, माघ के पिता का नाम है दत्तक। वहीं बात करें नारायण की तो यह भारवी के पिता का नाम है नारायण। और श्री हर्ष के पिता का नाम था श्री हीर। ठीक है, हर्ष के पिता का नाम था श्री हीर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 है। आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष कौन है? अनुनासिक, मातुल, अनुस्वार या तंतुल? राजपुरुष यानी राजा का पुरुष। सही उत्तर हो जाएगा तंतुल। अगला प्रश्न देखते हैं। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। सम्राट यदि इतना भी न कर सके तो क्या?
सब क्षणिक सुखों का अंत है। स्कंदगुप्त नाटक में यह किसके द्वारा कही गई पंक्तियां हैं? देवसेना, विजया, मृदुल, माफ कीजिएगा, मुदगल या अनंत देवी? देवसेना, विजया, मुदगल या अनंत देवी? यह कथन है देवसेना का, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है? बाल गीत है, विरह गीत है, प्रेम गीत है या शोक गीत है? आसान सा प्रश्न है। यह एक शोक गीत है, निराला ने अपनी पुत्री की याद में लिखा था। प्रश्न संख्या 26 है। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आकांक्षाओं से जीवन। यह पंक्तियां किस कृति से ली गई है? कुरुक्षेत्र, अंधायुग, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा चुका है जीटीसी की परीक्षा में, तो और भी महत्वपूर्ण है। और यह पंक्तियां हैं कुरुक्षेत्र रचना से, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? छंदों का बंधन, नया भावबोध और नया शिल्प, क्षणवाद में विश्वास, अनुभूति की प्रामाणिकता? कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? छंदों का बंधन नई कविता ने स्वीकार नहीं किया, यानी विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 28 है। राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है? कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन, सब चले सदैव राम की सोचते हुए विजय, क्रम क्रम से हुए पार राघव के पंच दिवस, पूरा करता हूँ देकर मातः एक नयन। राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है? सही उत्तर है कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है। पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज से प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या देहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ? कठिन हिंदी, मानक हिंदी, पुरानी हिंदी या संस्कृत निष्ठ हिंदी? सही उत्तर है इसका मानक हिंदी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30 है। यद्यपि मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल हैं। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको वहां जाना होगा। यह कहकर भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्देव ने किसे हिंदुस्तान जाने के लिए कहा था? सत्यानाश फौजदार को, मदिरा को, आलस्य को या अंधकार को? भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, जो कि 1880 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और यह हिंदी का प्रथम राजनीतिक नाटक माना जाता है, जिसमें अंकों की संख्या जो है 6 है, यानी कि इसमें 6 अंक हैं और यह लास्य रूपक माना जाता है। सही विकल्प है इसका अंधकार। अंधकार कहता है, यद्यपि मैंने अंधकार, भारत दुर्दशा जो है अंधकार को, माफ कीजिएगा, भारत दुर्दैव जो है अंधकार को ऐसा कहकर भेजता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी थी? देश भर से संपर्क का, शिक्षित भारत का, राष्ट्रीय एकता का, पढ़े लिखे भारत का? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी थी? राष्ट्रीय एकता का, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है? राम सीता के उदात्त प्रेम से, राम के पूजा में बैठने से, दुर्गा की उपासना से, राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से? सही उत्तर है विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। शब्दावली आयोग, वैज्ञानिक ज्ञान आयोग, राजभाषा तकनीकी शब्दावली आयोग या वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग? सही उत्तर है विकल्प डी, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है। यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? रूप केंद्रित, वस्तु केंद्रित, परंपरा केंद्रित या व्यक्ति केंद्रित? सही उत्तर है वस्तु केंद्रित। यथार्थवादी उपन्यास जो होते हैं वस्तु केंद्रित होते हैं।
प्रश्न संख्या 35 है, 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस लेखक का हिंदी गद्य के विकास में योगदान नहीं रहा? भीष्म साहनी, बालमुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रताप नारायण मिश्र? सही उत्तर है भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है, मैलांचल का प्रकाशन कब हुआ था? 1947, 1954, 1950 या 1960? सही उत्तर है 1954। अगला प्रश्न देखते हैं, जो प्रश्न आसान है उसमें समय नहीं लगाएंगे हम। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? यह कविता छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। इसमें राम शक्ति की आराधना करते हैं। इसमें धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण है। यह रचना मूलतः राम और सीता के प्रणय की गाथा है। से उत्तर है विकल्प डी, यह रचना मूलतः राम और सीता के प्रणय की गाथा है। यह विकल्प गलत है। प्रश्न संख्या 38 है, हिंदी के मानकीकृत, यहाँ पर टाइप जो है सही से नहीं हुआ है। हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया? राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने? हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया था? से उत्तर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से, जब ये 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने, तब से इन्होंने हिंदी को काफी मानकीकृत करने का प्रयास किया। उसमें जो जो अशुद्धियां थी उन्हें निकालने का प्रयास किया। जब भी किसी रचनाकार की रचना सरस्वती में छपने के लिए आती थी तो वे स्वयं उसकी अशुद्धियों को दूर करके और फिर उसमें छापते थे। अगला प्रश्न है, हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? दिल की रानी, अलगोजा, पूस की रात या बेटों वाली विधवा? हल्कू मुन्नी प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? यह है पूस की रात कहानी के पात्र, जो कि 1930 ईस्वी में मानसरोवर के भाग 1 में संग्रहित है। ठीक है, मानसरोवर भाग 1 मानसरोवर 1 में संग्रहित है और मानसरोवर भाग 1 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसकी प्रसिद्ध कहानियां हैं ईदगाह, जो कि मानसरोवर 1 में ही संग्रहित है। तावान, बड़े भाई साहब इसमें संग्रहित है। मानसरोवर भाग 2 की बात करें, मानसरोवर भाग 2 तो यह जो है 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें जो कहानी है वो है प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा। आपने बचपन में बहुत पढ़ी होंगी, दो बैलों की कथा। यह मानसरोवर के भाग 2 में संग्रहित है, लेकिन स्वतंत्र रूप से 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा दामूल का कैदी है एक, दामूल का कैदी, यह कहानी 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बात कर लेते हैं मानसरोवर के भाग 3 की। मानसरोवर भाग 3 जो है 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसकी प्रसिद्ध कहानी है परीक्षा। परीक्षा स्वतंत्र रूप से 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। एक इस संग्रह की प्रसिद्ध कहानी है शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी, और यह स्वतंत्र रूप से 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी यह कहानी। माता का हृदय भी इसी संग्रह में संग्रहित है, माता का हृदय, और यह है 1925 ईस्वी में। मानसरोवर भाग 4 की बात कर लेते हैं। हालांकि प्रेमचंद ने अपने कहानी संग्रह अलग से प्रकाशित करवाए थे, लेकिन बाद में इनकी कहानियों को मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित किया गया था। तो मानसरोवर भाग 4 जो कि 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसमें सवा सेर गेहूं इसकी प्रसिद्ध कहानी है, सवा सेर गेहूं, जो कि स्वतंत्र रूप से 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सदगति इसका प्रकाशन वर्ष है 1930। प्रेमचंद की कहानियों को क्रम से लगाने वाले प्रश्न आते हैं, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर इनको बता रही हूँ और आप लोग याद भी कीजिए। मानसरोवर के भाग 5 की बात कर लेते हैं। मानसरोवर का भाग 5 जो है 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रसिद्ध कहानी में एक है ममता कहानी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1912 ईस्वी। ईश्वरीय न्याय है इसमें, ईश्वरीय न्याय,
और यह 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कजाकी कहानी बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी और यह भी मानसरोवर के भाग 5 में संग्रहित की गई है 1926 ईस्वी में यह है। और मंत्र कहानी एक है, बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी यह मंत्र कहानी, पढ़ने में भी बहुत अच्छी कहानी है, 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। मानसरोवर भाग 7 की बात कर लेते हैं। लास्ट टाइम है तो रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। 1947 में यह प्रकाशित हुआ मानसरोवर भाग 7। इसमें कहानी है बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी। और यह कब प्रकाशित हुई थी? 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आत्मा राम करके एक कहानी है प्रेमचंद की, आत्मा राम, यह 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ठीक है, भाग 8 की बात कर लेते हैं। भाग 8 मानसरोवर भाग 8 जो कि 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, इसमें कहानी है सौत, जो कि 1915 ईस्वी में प्रकाशित है। एक कहानी है हार की जीत। देखिए, हार की जीत सुदर्शन की भी कहानी है और हार की जीत प्रेमचंद की भी कहानी है, तो याद रखिएगा। बहुत सारे, एक बार मैंने प्रश्न बना दिया था, विद्यार्थी इतने कमेंट कर रहे थे, हालांकि हार की जीत उसमें सुदर्शन विकल्प में थे ही नहीं, प्रेमचंद ही है। तो प्रेमचंद 1922 में हार की जीत नाम से इनकी कहानी प्रकाशित हुई थी, हालांकि सुदर्शन की भी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? 6वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी? भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से आरंभ हुआ था? सही उत्तर है 6वीं शताब्दी से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, आषाढ़ का दिन नाटक के आधार पर प्रियंगु मंजरी के संदर्भ में गलत तथ्य कौन सा है? राजनीति के दांव पेचों में निपुण नहीं है, गुप्तवंशीय राजदुहिता है, विदुषी है और कालिदास की परिणीता है। कौन सा कथन गलत है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, राजनीति के दांव पेचों में निपुण नहीं है, यह कथन गलत है। बहुत ज्यादा निपुण भी थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, गोदान का रचना काल क्या है? 33 से 34, 35 से 36, 20 से 21 या 40 से 41? सही उत्तर है 35 से 36। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह या जयशंकर प्रसाद? सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया है? रश्मिरथी, हुंकार, उर्वशी या कुरुक्षेत्र? आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसका कथन है। यहाँ पर बता दिया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर का कथन है। और किस रचना में यह है? यह रचना है कुरुक्षेत्र, यानी विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों चीजों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 45, राजभाषा अधिनियम को व्यावहारिक बनाने के लिए राज्यों को विभाजित करने वाली कौन सी श्रेणी सही है? क ख ग क्षेत्र, ए बी सी क्षेत्र, हिंदी क्षेत्र या अ ब स क्षेत्र? राजभाषा अधिनियम को व्यवहारिक बनाने के लिए राज्यों को विभाजित करने वाली कौन सी श्रेणी सही है? सही उत्तर है विकल्प ए, क ख और ग क्षेत्र। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, महिला आंचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत से क्या संबंध है? बहन है, माँ है, सेविका है या प्रेमिका है? आसान सा प्रश्न है, जिन्होंने भी महिला आंचल उपन्यास पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा फिर भी कोई बात नहीं, यह डॉक्टर प्रशांत की प्रेमिका थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 47 है, लोभ और प्रीति निबंध में शुक्ल जी ने स्थूल रूप से लोभ के उग्र लक्षण में कौन से लक्षण की चर्चा की है? असंतोष, दुख, पीड़ा, क्लेश? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। सही उत्तर है विकल्प ए, असंतोष। अगला प्रश्न देखते हैं। गीति नाट्य अंधा युग किसकी रचना है? रामकुमार वर्मा, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र या सेठ गोविंद दास?
आसान सा प्रश्न है, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 49 है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यह कथन किसका है? और बहुत बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। अगर यह गलत हुआ किसी विद्यार्थी का, तो वो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी नहीं कहा जा सकता। सही उत्तर है इसका रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 50 है। संस्मरण और रेखा चित्र में कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है? हमारे आराध्य, अतीत के चलचित्र, पथ के साथ स्मृति की रेखाएं। सही उत्तर है हमारे आराध्य, यह बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 51 है। निम्नलिखित में से किसकी प्रतिष्ठा आलोचक के रूप में है? त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह या नामवर सिंह? कौन इसमें से आलोचक के रूप में प्रतिष्ठित है, प्रसिद्ध है? सही उत्तर है नामवर सिंह, यह मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं। परीक्षाओं में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक है या नहीं है, तो ये है मार्क्सवादी आलोचक। इनकी आलोचनात्मक रचनाओं को देख लेते हैं। यह एक रचना है इनकी छायावाद, जो कि 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इतिहास और आलोचना पूछी जाती है यह रचना। इतिहास और आलोचना यह कब प्रकाशित हुई? इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है 1957 ईस्वी में। और एक है हिंदी गद्य का पर्व, इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2010 में ही प्रकाशित हुआ है। हिंदी गद्य का पर्व 2010 में। अगला प्रश्न लिख लेते हैं, प्रश्न संख्या 52 है। ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? विद्यानिवास मिश्र को, रामचंद्र शुक्ल को, सरदार पूर्ण सिंह को या अज्ञेय को? ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? सही उत्तर है विद्यानिवास मिश्र। इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। एक है चितवन की छाह। क्रम से लगाने वाले प्रश्न बनते हैं यहाँ पर, तो समय हमें याद होना चाहिए, तभी हम क्रम से लगा सकते हैं। 1953 ईस्वी में है चितवन की छाह। हल्दी धूप की बात कर लेते हैं। हल्दी धूप है 1955 ईस्वी में। इसके अलावा जो है कदम्ब की फूली डाल, कदम्ब की फूली डाल, यह कब है? 1956 ईस्वी में है। पीपल के बहाने एक है इनका, विद्यानिवास मिश्र का, पीपल के बहाने। पीपल के बहाने कब है? 1994 ईस्वी में है। और एक है माफ कीजिएगा, एक है विद्यानिवास मिश्र का गांधी का करुण रस, गांधी का करुण रस, इंपॉर्टेंट है यह क्योंकि यह प्रकाशित हुआ है सन 2002 ईस्वी में। और एक है रथ यात्रा, रथ यात्रा, यह भी 2002 में ही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 53 है। कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? संसार में शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए युद्ध आवश्यक नहीं है। युद्ध सदैव मनुष्य विरोधी होता है। जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती, तब तक युद्ध अनिवार्य है। युद्ध देश विरोधी प्रवृत्ति है। इनमें से कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या रहा है, यह आपको बताना है। सही उत्तर है जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती, तब तक युद्ध अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। इनमें से कौन सी बोली झारखंड में नहीं बोली जाती है? सरगुजिया, बांगरू, पचगरनिया या खुरठा? सही उत्तर है बांगरू। बांगरू जो है कहाँ पे बोली जाती है? हरियाणा में बोली जाती है, झारखंड में नहीं बोली जाती। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 55 है। जॉन बिल क्राइस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों पर नींव रखी? फोर्ट विलियम कॉलेज में, श्री रामपुर कॉलेज में, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में या प्रेसिडेंसी कॉलेज में?
सही उत्तर हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 56 है, भ्रमर गीत का वैशिष्ट क्या है? उपलम्भ काव्य में उद्धव गोपी संवाद, संयोग श्रृंगार, कृष्ण का लीला वर्णन या राधा कृष्ण का प्रेम। भ्रमर गीत का वैशिष्ट क्या है? सही उत्तर है उपलम्भ काव्य में उद्धव और गोपी का संवाद। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 56 है, अवधी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी को, मुल्ला दाऊद को, मंझन को या शेख नबी को। सही उत्तर है मुल्ला दाऊद को। मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? यह है इनकी रचना चंदायन। समय क्या है इसका? रचना काल है 1379 ईस्वी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 58 है, हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना गया है? नूतन ब्रह्मचारी, त्रिवेणी, रहस्य कथा या परीक्षा गुरु। सही उत्तर है विकल्प डी, परीक्षा गुरु। 1882 में यह उपन्यास है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यह एक कथन है, सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़ का दिन ऐसा ही दिन था, ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो आया था। मैंने घाटी में एक आहत हरिण शावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। ये वाक्य किसने किससे कहे थे? मातुल ने मल्लिका से, दंतुल ने मल्लिका से, कालिदास ने मल्लिका से या कालिदास ने प्रियंगु मंजरी से। सही उत्तर है कालिदास ने मल्लिका से, यानी कि विकल्प सी से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं, यह एक पंक्ति है, लिखता अबाध गति मुक्त छंद पर संपादक गण निरानंद, वापस कर देते पढ़ सत्वर, दे एक पंक्ति दो में उत्तर। इन पंक्तियों में निराला संपादकों द्वारा किसकी रचनाओं के वापस किए जाने की बात कर रहे हैं? महादेव वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, अपनी या सुमित्रानंदन पंत की। सही उत्तर हो जाएगा इसका अपनी। इनकी रचनाओं को संपादक जो है अपनी पत्रों में छापने से मना कर देते थे, तो इसलिए इन्होंने यहाँ लिखा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, समरसता मूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? आंसू, कामायनी, झरना या चित्राधार। समरसता मूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कौन सी इसमें से कृति है? सही उत्तर हो जाएगा कामायनी। अगला प्रश्न है, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? सगुण उपासकों का, राम भक्तों के सत्संग का, कृष्ण भक्तों के सत्संग का या सूफियों के सत्संग का। सही उत्तर हो जाएगा सूफियों के सत्संग का प्रभाव है। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं, अपने काव्य के आधार पर स्पष्ट करते हुए किसने कहा है, मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। सही उत्तर है कबीरदास। कबीरदास ऐसा कहते हैं, इन्होंने अनुभवजन्य ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 64 है, मैलांचल में पूर्णिया के किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहते थे? मलेरिया और काला आजार के संबंध में, कैंसर के विषय में, हृदय रोग के संबंध में या तपेदिक के संबंध में। सही उत्तर हो जाएगा मलेरिया और काला आजार के संबंध में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 65 है, भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित करके लिखा गया है? 8, 5, 6 या 7। सही उत्तर है 6। भारत दुर्दशा नाटक में 6 अंक हैं। 1880 इसका समय है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यह नाटक है और पहले स्थान का नाम है वीथी। माफ कीजिएगा, पहले अंक का नाम है वीथी। 6 अंक है इसमें। वीथी गली को कहते हैं। दूसरा है शमशान, तीसरा है मैदान, चौथा है कमरा, पांचवा है किताब खाना, किताब खाना।
और छठा है गंभीर वन का मध्य भाग। गंभीर वन का मध्य भाग। क्रम से लगाने वाले प्रश्न बन सकते हैं या अंकों के नाम पूछ सकता है कि कौन सा अंक है। ठीक है, अभी पूछा जा सकता है कि किताब खाना जो है यह भारत दुर्दशा नाटक का कौन सा अंक है। ठीक है, तो 5वां अंक हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न बन सकता है। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। कविता है हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। यह पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल ने अपने किस निबंध में लिखी हैं? काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, कविता क्या है, करुणा या लज्जा? सही उत्तर है कविता क्या है। यह पंक्तियां कविता क्या है से हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? अनुच्छेद 364, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 342 या अनुच्छेद 344? सही उत्तर है इसका अनुच्छेद 343, यानी कि विकल्प बी से उत्तर हो जाएगा। संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध दिए गए हैं और भाग 17 का शीर्षक भी राजभाषा है। इस भाग में 4 अध्याय हैं और इसे मुंशी आयंगर फॉर्मूला भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 120 एक में कहा गया है कि संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अनुच्छेद 210 एक में कहा गया है कि राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। 343 में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, और संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप मान्य होगा। तो यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। 344 की बात कर लेते हैं। इसमें कहा गया है कि संविधान के आरंभ के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो हिंदी के प्रयोग के लिए विस्तार पर सुझाव देगा। 346 की बात करें जो विकल्प ए है। 346 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ की सरकार के बीच पत्र आदि की राजभाषा होगी। यदि 2 या अधिक राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करना चाहें तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। वहीं बात करें तो अनुच्छेद 348 को यही देख लेते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है। इसके अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा कोई और उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में ही होगी। तो यह किस अनुच्छेद के अनुसार है? संसद और अन्य उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की कार्यवाहियां अंग्रेजी में होगी, यह 348 के अनुसार है। ठीक है, तो अनुच्छेद 350 पूछा जाता है। इसके अंतर्गत उन वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। ठीक है, और 351 अनुच्छेद 351 जो है इसमें कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तो ये सभी याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 68 है। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही। यह पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? स्कंदगुप्त, कुरुक्षेत्र, राम की शक्ति पूजा या सरोज स्मृति? आपको बताना है यह पंक्तियां किस रचना से हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका सरोज स्मृति। निराला की पंक्ति है, सरोज स्मृति से ली गई है। प्रश्न संख्या 69 है। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? खड़ी बोली से, खड़ी बोली हिंदी से, बांगरू से, ब्रजभाषा से या अवधी से? आसान सा प्रश्न है। सही उत्तर है खड़ी बोली से। खड़ी बोली हिंदी से मानक हिंदी का विकास हुआ। प्रश्न संख्या 70 है और इस क्लास का यह अंतिम प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजपथ से लोकपथ किसकी आत्मकथा है? मृदुला गर्ग की, कृष्णा अग्निहोत्री की, सुनीता जैन की या ममता कालिया की? राजपथ से लोकपथ। सही उत्तर हो जाएगा मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग की यह आत्मकथा है, सन 2008 में यह प्रकाशित हुई है। ठीक है,
तो यह थी आज की क्लास। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगली क्लास आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको उस टॉपिक पे क्लास बना दूँ। हालाँकि मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही फास्ट रिवीजन करवा दूँ पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास के जितने भी काल हैं उनके एक-एक वन लाइनर में जल्दी-जल्दी कौन किसकी रचना है, कौन किसके गुरु हैं, कौन सी रचना की क्या विशेषता है, ये मैं सोच रही हूँ एक-एक लाइन का वन लाइनर बना दूँ जो आप लोगों के लिए एकदम लास्ट टाइम में रिवीजन हो जाए, आप फटाफट उसको देख के परीक्षा में जा सकें। तो मैं कोशिश करती हूँ इसको बनाने की। मिलते हैं अगले भाग में, अगली क्लास में। धन्यवाद।